Hello everyone, I am your teacher for this particular video lecture. Let me explain this particular topic to you. Now, आज का टॉपिक जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सॉलिड स्टेट का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसमें जो है स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड्स, राइट। तो यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी और किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका आयनिक सॉलिड, उसका डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके के दिखते हैं, राइट, उनका अरेंजमेंट कैसे क्या होता है उसके बारे में, और फिर उनके जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आयनिक सॉलिड्स जो है हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, राइट, और हम लोग वो पढ़ते आए हैं वो सॉलिड्स। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो द सॉलिड्स विच are formed by ionic bonding or strong electrostatic force। तो आपको जैसे पता है कि आयनिक बॉन्डिंग के केस में आपका एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, तो उनके बीच में किस तरीके का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, राइट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप से, तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है, वैन डर वाल्स फोर्स की नहीं। अगर आपने जो है इसके अलावा अपने दूसरे सॉलिड्स अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आपको जो है कोवेलेंट या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है मिले हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है आपके नॉर्मली नेचुरल स्टेट में आपके क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए रहते हैं, राइट। तो उनके बीच में जो है बहुत ही कम आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा कंपेयर टू आपका आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पे एक आयनिक सॉलिड का हमने जो है एग्जाम्पल ले रखा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो है NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कि NaCl का स्ट्रक्चर आपका दिखेगा कैसे। तो यहाँ पे NaCl में अगर आप देखोगे तो Na में जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं, जो कि आपका फॉर्म करता है Na+, या फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे बोल सकते हैं ये नेट चार्ज जो है उस तरह से बनता है कि यहाँ पे +1 चार्ज हो। तो इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 आपके प्रोटॉन होंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है कैसे आया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है जहाँ पे आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन में और बनाएगा आपका Cl- और नेट चार्ज होगा इस पर -1 का। तो अगर इन लोग को, इन दोनों कैटायन और अनायन को अगर आप ऑल्टरनेटिवली अरेंज करें इस तरीके से कि आपका एक कैटायन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके एक अनायन जो है वो आपके कैटायन से सराउंडेड है और आपका कोई भी कैटायन आपके अनायन से सराउंडेड है, राइट। तो उस हिसाब से अब अगर आपने अरेंजमेंट किया तो आपको जो है इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसका NaCl का स्ट्रक्चर जो है हम आगे अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हमने जो है और भी दो यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने कंपैरिजन के लिए लिए हैं, जो है आपका NaF एंड MgO का। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस दिख रहा है दो एटम अनायन और कैटायन के बीच में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं आयनिक रेडियस के बराबर या आयनिक डिस्टेंस के बराबर कह लीजिए, राइट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो आपका MgO का है ये डिस्टेंस जो है आपका कम है NF से। ये क्यों है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर निकालते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो आता है K इंटू क्यू ए डिवाइडेड इंटू क्यू सी डिवाइडेड बाई R²। तो यहाँ पे QA और QC क्या है, आपका आपका चार्ज ऑन अनायन है और चार्ज ऑन कैटायन है, और R जो है आपका डिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका MgO का ज़्यादा रहेगा, राइट, NaF से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका +2 का चार्ज है और यहाँ -2 का चार्ज है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो +1 और -1 का है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे आपका लैटिस एनर्जी भी कंपेयर कर सकते हैं, और लैटिस एनर्जी को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है KQA इंटू QC डिवाइडेड बाई R। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी रेडियस आप जब कभी भी फोर्स कैलकुलेट करते हैं तब वो डिवाइडेड बाई R² होता है और एनर्जी के टाइम पे डिवाइडेड बाई R होता है, राइट। अब जो है आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड।
तो प्रॉपर्टीज़ जो हम अभी तक आज तक लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, वो बस एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये है कि इट हैज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो रहेगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रहेगा, और यही इस रीज़न से आपके आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में कि इट हैज़ वेरी हाई लैटिस एनर्जी। तो अगर आप दूसरे सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी भी आपका हाई होगा, गिवन रीज़न क्या है कि वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके बीच में, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो ये है कि इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप इनका अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे दूसरे सॉलिड से तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, राइट। और फोर्थ, acts as insulator in solid state but conducts electricity in liquid और aqueous phase। तो अगर आपने इसका एक्वस सोल्यूशन लिया है या फिर आपने इसका लिक्विड फेज लिया है, दोनों केसेस में जो है ये आपका कंडक्टर की तरह काम करेगा, वरना और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप सॉलिड स्टेट में देख रहे हो तो सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो हम जो है इसके पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है ये पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग में कि इंसुलेटर की तरह इसलिए काम करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक एंड थैंक यू।